तो आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है ग्लैडिएटर। और इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक टोनी नाम के लड़के को, जो कि अभी अभी अपने घर को छोड़कर शिकागो में अपने पिता के साथ शिफ्ट हुआ है। लेकिन अब टोनी जहाँ पर रहने आया है वहाँ अगल बगल में सभी झोपड़पट्टी का इलाका होता है और यहाँ पर सारे झोपड़पट्टी के लड़के पूरी बदमाशी करते हैं और यहाँ के ज्यादातर लड़के सभी गुंडे ही बनना चाहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब टोनी यहाँ से अपने कॉलेज की तरफ जा रहा होता है तभी उसे कुछ लड़के देखते हैं और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, पर टॉमी उन पर ध्यान नहीं देता और निकल पड़ता है अपने कॉलेज की तरफ। और कॉलेज पहुंचने पर वो देखता है कि जो लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे उनमें से 3 लड़के उसी के क्लास के हैं और यहाँ पर वो लड़के दोबारा क्लास में आकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। पर टोनी जानता है कि ये शहर उसके लिए नया है और यहाँ पर वो अपने लिए कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग बार बार उसे परेशान करते हैं और यहाँ पर वो बार बार टोनी को उठाकर दूसरी जगह पर बैठाते हैं और ऐसे ही वो 3-4 बार कर चुके होते हैं। और अगली बार जब वो टोनी से उठकर उसकी सीट चेंज करने को कहते हैं तब टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो तैयार होता है इन्हें जवाब देने के लिए। लेकिन तभी क्लास की टीचर आ जाती हैं और वो इन सभी लड़कों से कहती हैं कि अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ। लेकिन ये लड़के जाते जाते भी टोनी को धमकी देकर जाते हैं और वो कहते हैं कि जैसे ही तू इस कॉलेज के बाहर निकलेगा हम हमारा हिसाब बराबर करके रहेंगे। और अब हम देखते हैं कि कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और टोनी बाहर आता है और तब वो देखता है कि वो सारे ही लड़के उसी की तरफ आ रहे होते हैं, वो भी अपनी पूरी गैंग को लेकर। और इससे पहले कि वो टोनी को कुछ कर पाते हैं वहाँ पर दूसरा गैंग आ जाता है और ये दोनों ही गैंग एक दूसरे के खिलाफ होती है। और जो दूसरी गैंग का कैप्टन होता है उसका नाम होता है अब्राहम। और यहाँ पर इन दोनों ही गैंग के बीच हमेशा ही लड़ाइयाँ होती रहती हैं और इनकी लड़ाइयों में ये हथियार का इस्तेमाल भी करते हैं। और आज भी वही होता है, जो लड़का अभी तक टोनी की बेइज्जती कर रहा होता है अब्राहम को दिखाता है और इन दोनों के बीच बहुत देर तक फाइट होती है। और इसी बीच कॉलेज की मैनेजमेंट को पता लग जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और मैनेजमेंट के लोग आकर इन लोगों को अलग कर देते हैं। और टोनी ये सब देखकर चुपचाप अपने घर निकल जाता है। लेकिन उसकी मुसीबतें इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर पे 2 लोग पहले से ही उसके पिता से कर्जा वसूलने आए होते हैं, क्योंकि उसके पिता को जुए खेलने की आदत है और वो हर बार पैसे हारते रहते हैं और इसीलिए सभी लोग उसके घर पर पैसे लेने के लिए आते हैं। और इसी कारण की वजह से टोनी और उसके पिता को पिछले शहर से भागना पड़ा, क्योंकि जैसे ही टोनी की माँ की डेथ हुई तो इन लोगों को उस शहर को छोड़ना पड़ा। लेकिन अभी भी टोनी के पिता की आदत नहीं छूटी और वो अभी भी जुआ खेलते हैं। और अब यहाँ पर वो 2 लोग घर के अंदर आते हैं और टोनी को धमकी देते हैं कि इस बार हम तुमको कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर 2 हफ्ते के अंदर हमें पैसे नहीं मिले तो अगली बार हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो दोनों ही टोनी को अपना पूरा हिसाब बताते हैं। अब टोनी यहाँ पर उनका हिसाब एक टीवी के ऊपर लिख देता है। और इसके बाद हम रात में टोनी के पिता को देखते हैं और वो जैसे ही घर पर आते हैं तो वो देखते हैं कि टोनी सो चुका है। तो तब वो उसे उठाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टोनी के पिता टोनी से काफी अच्छी तरीके से पेश आते हैं और उनके अंदर सिर्फ एक ही बुरी आदत होती है, वो है जुआ खेलने की। अब यहाँ पर टोनी अपने पिता को कुछ भी नहीं बताना चाहता और वो यहाँ पर अपने पिता से कहता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन टोनी के पिता उसकी तरफ देखकर समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और वो कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। तब यहाँ पर टोनी उन्हें पूरी बात बताता है कि आज घर पे 2 लोग आए थे अपना कर्जा वसूलने के लिए और वो लोग मुझे धमकी देकर गए हैं 2 हफ्तों के अंदर अंदर उन्हें सारे के सारे पैसे चाहिए और वो होते हैं $1250। तब यहाँ पर टोनी के पिता कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम की वजह मैं हूँ और मैंने ही तुम्हारे लिए सब कुछ खराब किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सारी चीजों को संभाल लूंगा। और वो बताते हैं कि दूसरे शहर में मुझे नौकरी मिली है और उसमें मुझे काफी अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं और मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ और जब तक अब मैं पैसे नहीं कमा लेता मैं वापस नहीं आने वाला। और मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब तक तुम्हें अकेले ही रहना होगा। तब यहाँ पर टोनी भी मान जाता है और यहाँ पर उसके पिता भी निकल जाते हैं। लेकिन अब टोनी घर पर अकेला नहीं रहना चाहता, इसलिए वो भी काम शुरू कर देता है और जल्दी उसे एक डाइनर का काम मिल जाता है, जहाँ पर उसे एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोना है। और ये रेस्टोरेंट उसके क्लासमेट के पिता का है और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है। लेकिन अब एक दिन जब टोनी डाइनर से बाहर आ रहा होता है तो वो कॉलेज के उन्हीं बदमाशों को देखता है जो कि यहाँ पर टोनी के लिए ही आए होते हैं और उन्हें यहाँ पर टोनी का पता लग गया होता है कि वो यहाँ पर काम करता है और वो यहाँ पर उसे घेर कर कहते हैं
कि अब हम हमारा हिसाब पूरा करेंगे। लेकिन तब यहाँ पर टोनी उन्हें समझाता है कि वो कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन ये लोग नहीं मानते और यहाँ पर वो टोनी का मजाक उड़ाते हैं और उसे धक्का देने लगते हैं। तब यहाँ पर टोनी को भी गुस्सा आ जाता है और वो फाइटिंग स्टेंस में खड़ा होता है और एक एक करके सभी को पीटना शुरू कर देता है और 2 लोगों को नॉकआउट करके वो तीसरे की तरफ जब बढ़ रहा होता है तभी एक बूढ़ा आदमी उसे देखकर भाग करके उसके पास चला आता है और उन लड़कों को वहाँ से भगा देता है। और यहाँ पर वो आदमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है टोनी से और वो बताता है कि उसका नाम जैक है और वो एक लोकल बॉक्सिंग प्रमोटर है और जिस तरीके से आज टोनी लड़ रहा था उस चीज ने जैक को आज काफी प्रभावित किया है। तब यहाँ पर जैक अपना पूरा प्लान बताता है और वो चाहता है कि टोनी उसके लिए फाइट करे और वो बताता है कि अगर तुमने फाइट की तो तुम्हें भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तब यहाँ पर टोनी भी सोचता है कि ये हो सकता है कि अगर मैं एक फाइट करूं और अपने पिता का सारा कर्जा चुका दूं। अब ये सोचकर वो फाइट के लिए हाँ कर देता है और यहाँ पर वो जैक से पूछता है कि आखिर उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो जैक यहाँ पर उससे कहता है कि $600। तब यहाँ पर टोनी कहता है कि नहीं, इतने में नहीं, मुझे कम से कम $1250 चाहिए और तभी मैं ये फाइट करूंगा। और तब यहाँ पर जैक बहुत देर तक टोनी से नेगोशिएट करता रहता है, लेकिन जब आखिर में टोनी यहाँ से उठकर जाने लगता है तब जैक उसे रोकता है और उससे कहता है तुम्हें तुम्हारे $1250 मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक कीमत पर, अगर तुम ये मैच जीतते हो। तब यहाँ पर टोनी भी मान जाता है और ये दोनों ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और अब इस चीज को टोनी की क्लासमेट देख लेती है जिसका नाम है डोंग। अब अगले दिन जैक टोनी को लेकर जाता है अंडरग्राउंड फाइटिंग के लिए और उसे मिलवाता है एक नोआ नाम के आदमी से और अब नोआ टोनी को ट्रेन करेगा और नोआ यहाँ पर उसे तैयार कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि इन अंडरग्राउंड फाइट्स में कोई भी नियम नहीं होता, तो किसी भी कानून के बारे में मत सोचना और जब तुम्हें मारने का मौका मिले तो बस रुकना मत और सामने वाले को मारते जाना, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, क्योंकि तुम भले ही रुक जाओ लेकिन तुम्हारे सामने वाला अपोनेंट वो नहीं रुकने वाला, तो चाहे कुछ भी हो जाए इस बात का ध्यान रखना। तभी यहाँ पर टोनी अपने क्लासमेट को देखता है जिसका नाम है रोमन और रोमन भी अंडरग्राउंड फाइट करता है और जब रोमन को पता लगता है टोनी की ये पहली फाइट है तो वो भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि टोनी की पहली फाइट ब्लैक डेथ नाम के अपोनेंट से होने वाली है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक आदमी है। और वो टोनी को बताता है कि अपने दाहिने हाथ का ख्याल रखना, क्योंकि वो आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है, यानी कि चीटिंग। लेकिन टोनी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और पहुंच जाता है रिंग में और यहीं पर हम ब्लैक डेथ को भी देखते हैं। और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपने पैसे लगाए ब्लैक डेथ के ऊपर, क्योंकि किसी को भी नहीं लगता कि ये नया फाइटर उसके सामने कुछ भी कर पाएगा। और यहाँ पर अब जैसे ही फाइट शुरू होती है तो ब्लैक डेथ चीटिंग करना शुरू कर देता है और फाइट के स्टार्टिंग में ब्लैक डेथ मारता है अपनी कोनी से टोनी के चेहरे पर। तब यहाँ पर टोनी की आंखों से खून निकलने लगता है। अब यहाँ पर टोनी जैसे तैसे अपने आप को संभालता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो टोनी के प्राइवेट पार्ट पर मारता है जो कि बिल्कुल ही इलीगल होता है और इन सारी चीजों को रेफरी देख रहा होता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं करता। और यहाँ पर ब्लैक डेथ ऐसे ही टोनी को पीट रहा होता है और फिर एक वक्त आता है जहाँ पर टोनी समझ जाता है कि उसके सामने वाला अपोनेंट काफी थक चुका है। तब यहाँ पर टोनी भी वापस से खड़ा होकर अपना कमाल दिखाना शुरू करता है और वो एक अपरकट मारता है जिससे कि ब्लैक डेथ नीचे गिर जाता है और वो वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। और ये देखकर सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सभी के पैसे डूब चुके हैं। और अब जब टोनी जीत की खुशी में अपने हाथ ऊपर करता है और सभी लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं। अब फाइट खत्म होने के बाद टोनी जाता है जैक के बॉस के पास जिसका नाम है हॉर्न और यहाँ पर टोनी उससे कहता है कि मुझे मेरी फाइट के पैसे चाहिए। तब यहाँ पर हॉर्न उससे कहता है कि तुम एक अच्छे फाइटर हो और मैं चाहता हूँ कि तुम और भी फाइट करो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो पैसों की तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। तब यहाँ पर टोनी उससे कहता है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ एक ही फाइट करनी थी मेरे $1250 के लिए, और ना ही मुझे उनसे ज्यादा पैसे चाहिए ना ही कम। अब इतना कुछ सुनने के बाद हॉर्न उसे पैसे दे देता है और टोनी यहाँ से निकलता है और बाहर जाते ही उसकी मुलाकात होती है अपनी क्लासमेट डॉन से और वो कहती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा तुम एक अच्छे लड़के हो जो कि पैसा कमाना चाहता है, लेकिन जब तुमने अंडरग्राउंड फाइटिंग करना शुरू किया तो ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब यहाँ पर टोनी उसे समझाता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक बार का था और अब मैं कभी भी दोबारा फाइट नहीं करने वाला। तब इन बातों को सुनने के बाद डॉन काफी खुश होती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सही थी, तुम एक अच्छे लड़के हो। अब तभी यहाँ पर जैक आता है और वो टोनी से कहता है कि हॉर्न ने तुम्हें याद किया है और वो तुमसे बात करना चाहता है। तब यहाँ पर टोनी
एक बार फिर से हॉर्न के पास जाता है और हॉर्न की बातें सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि जो दो लोग उसके घर पर पैसे लेने के लिए आए थे वो दोनों ही हॉर्न के ही आदमी थे। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पिता ने दोबारा से गैम्बलिंग की है अपने पुरानी कर्जे को चुकाने के लिए, लेकिन अब उल्टा उसके पिता के ऊपर $15,000 का कर्ज हो गया है। और $15,000 वाकई में काफी होते हैं। और यहाँ पर टोनी को लगता है कि अब वो इतने पैसे शायद कभी भी नहीं चुका पाएगा। तब यहाँ पर हॉर्न टोनी को ऑफर देता है और वो उससे कहता है कि मैं ये सारे पैसे माफ कर दूंगा, बस तुम्हें मेरे लिए कुछ मैचेस में फाइट करनी होगी। तब यहाँ पर टोनी मजबूरी में ये मान जाता है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। और अब यहाँ पर वो वापस आने लगता है और आते वक्त वो देखता है अब्राहम को कि उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं। तब यहाँ पर टोनी जाता है उसे बचाने के लिए, क्योंकि उस दिन कॉलेज में अब्राहम ने उसे बचाया था और ये दोनों मिलकर लड़ने लगते हैं उन गुंडों से। लेकिन यहाँ पर गुंडों की तादाद काफी ज्यादा होती है और ये देखकर दोनों यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और भागते भागते ये लोग आते हैं घर पे। तब यहाँ पर अब्राहम बताता है अपने बारे में कि उसकी उम्र अभी तो काफी कम है, लेकिन उसकी एक बीवी और बच्चे भी हैं और इसीलिए उसे पैसे कमाने पड़ते हैं, जिसके लिए वो इलीगल फाइट्स करता है। और यहाँ पर वो टोनी को अपने बीवी बच्चों की तस्वीर भी दिखाता है और बताता है कि आज मेरी फाइट होने वाली है। अब यहाँ पर टोनी रात को जाता है अब्राहम की फाइट देखने के लिए, लेकिन आज अब्राहम के खिलाफ जो फाइटर है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है और यहाँ पर वो काफी भारी पड़ रहा होता है अब्राहम के ऊपर। और यहाँ पर अब्राहम बहुत ही ज्यादा मार खाता है, लेकिन आखिरी कुछ राउंड्स में वो सारी चीजों को पलट कर रख देता है, क्योंकि जब एक बार वो अपने अपोनेंट को मारना शुरू करता है तो वो उसे नॉकआउट करके ही दम लेता है। और इस चीज को देखने के बाद टोनी काफी खुश होता है, लेकिन उसे हॉर्न के बारे में बहुत सी चीजें जाननी है कि आखिर हॉर्न कौन है। तब इन सारी चीजों को पता लगाने के लिए वो जाता है नोआ के पास और हॉर्न के बारे में सवाल पूछना शुरू करता है। तब नोआ टोनी को सारी बात बताता है कि हॉर्न यहाँ का सबसे बेहतरीन बॉक्सर हुआ करता था और वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी रह चुका है और उसने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही मैच हारा है, जिसके बाद उसे इंजरी हो गई और उसने अपनी इंजरी को ठीक करने की बहुत कोशिश की। और क्योंकि उसके पैरों में इंजरी थी तो वो पूरे वक्त उसका इलाज करवाता रहा और जब तक उसका पैर ठीक हुआ तब उसे पता लगा कि अब तो उसकी उम्र निकल चुकी है। लेकिन हॉर्न बॉक्सिंग से दूर नहीं रह सकता, तो तब वो बन गया एक प्रमोटर, जिसके बाद वो इलीगल फाइट्स करवाने लगा ताकि उसे उनसे पैसे भी मिले और इंजरी का भी कोई चांस ना बचे। अब ये बातें सुनकर टोनी अपने घर आ जाता है और अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस को शुरू करता है, क्योंकि वो जानता है कि अब जल्दी उसकी फाइट भी होने वाली है। अब यहाँ पर डॉन उसके घर पर आती है, क्योंकि यहाँ पर टोनी कुछ दिनों से स्कूल नहीं आया होता और अंदर आने के बाद वो देखती है कि टोनी घर में ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। तब वो समझ नहीं पाती है कि आखिर उसे क्या हो रहा है, क्योंकि टोनी ने उससे कहा था कि अब वो दोबारा फाइट नहीं करेगा। तब टोनी उसे पूरी कहानी बताना शुरू करता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है और ये सारी चीजें वो आखिर क्यों कर रहा है। तब यहाँ पर डॉन उसकी बातें समझ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो और अपने परिवार के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगा रहे हो। और यहाँ से ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और अब धीरे धीरे यहाँ पर टोनी का भी एक ग्रुप बन जाता है अब्राहम, रोमन और डॉन के साथ। और डॉन के बाद टोनी अपना ज्यादातर समय रोमन और अब्राहम के साथ बिताता है और ये लोग साथ ही में प्रैक्टिस करते हैं। और तभी यहाँ पर अब्राहम आकर टोनी को बताता है कि आज रोमन का मैच है एक शॉर्टकट नाम के फाइटर के साथ और शॉर्टकट एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर होता है और यहाँ पर सभी को लग रहा होता है कि शॉर्टकट ही जीतेगा। लेकिन जब फाइट की शुरुआत होती है तो रोमन उसके ऊपर टूट कर पड़ता है और उसे एक राउंड में भी आगे नहीं जाने देता। पर यह बात शॉर्टकट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो अपने जूनियर से नहीं हारना चाहता। तब वो 5वें राउंड में चीटिंग करना शुरू कर देता है, जहां पर वो अपने साथी से एक लिक्विड मंगाता है और उसे लगा लेता है अपने ग्लव्स के ऊपर। और जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है वो रोमानो का गला पकड़ लेता है और उस लिक्विड को लगा देता है उसकी आंखों के ऊपर। और थोड़े समय बाद यहाँ पर रोमन को दिखना बंद हो जाता है और वो देख ही नहीं पाता है कि शॉर्टकट कहाँ पर है। और इस चीज से शॉर्टकट को मौका मिल जाता है उसे पीटने का और यहाँ पर शॉर्टकट उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि रोमन के पूरे चेहरे पर खून निकल रहा होता है और वो बिल्कुल हार के नीचे गिरा हुआ है। लेकिन फिर भी शॉर्टकट नहीं रुकता और वो बार बार रोमन को पीटता रहता है। और यहाँ पर नीचे टोनी खड़ा है और वो देख रहा होता है कि आखिर ये शॉर्टकट क्या कर रहा है रोमन के साथ, जहाँ पर वो देखता है कि रोमन तो बेहोश हो चुका है।
लेकिन फिर भी शॉर्टकट उसे मारे जा रहा होता है और रेफरी ये सब देखकर भी मैच को नहीं रोक रहा। तब यहाँ पर टोनी भागते हुए जाता है और बेल बजाकर इस मैच को खत्म कर देता है और वो अंदर रोमन के पास जाकर देखता है तो वो अभी भी बेहोश होता है और सभी लोग यहाँ पर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब इसके बाद हॉस्पिटल से टोनी अपने घर आता है और घर पे उसकी बात होती है उसके पिता से, लेकिन यहाँ पर टोनी के पिता को पता नहीं कि टोनी उनके पीठ पीछे उनके कर्जे को चुकाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर टोनी के पिता कहते हैं कि मुझे आने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। तब टोनी उन्हें कुछ भी नहीं बताता और चला जाता है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में वो देखता है कि रोमन अभी भी बेहोश होता है और जब वो डॉक्टर से बात करता है तो तब उसे पता लगता है कि रोमन का ब्रेन डेड हो चुका है और अब शायद वो कभी भी ना उठ सके। और ये बात टोनी को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है और अब वो अपने दोस्त का बदला लेना चाहता है, क्योंकि अब वैसे भी उसे शॉर्टकट से फाइट करना है और इसीलिए वो फाइट की रिक्वेस्ट करता है और फाइट की अरेंजमेंट हो जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के सामने होते हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट दोबारा से चीटिंग करना चाहता है और वो फिर से उस लिक्विड को लगा लेता है अपने ग्लव्स पर। लेकिन टोनी को भी ये सारी बातें पहले से ही पता है और इसीलिए टोनी अपने आप को बचा कर रखता है उसकी ग्लव्स से दूर और आज वो भी चीटिंग करता है। जहाँ पर जैसे ही शॉर्टकट उसके पास आता है तो टोनी उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देता है, जिससे थोड़ी देर के लिए शॉर्टकट कमजोर पड़ जाता है। और इसी बीच टोनी मौके का फायदा उठाकर शॉर्टकट को काफी सारे पंचेस मारता है और वो उसे तब तक पीटता है जब तक वो नीचे नहीं गिर जाता। और पहले ही राउंड में टोनी इस मैच को जीत जाता है और अब रोमन के जाने के बाद टोनी का सिर्फ एक ही और दोस्त बचा है, वो है अब्राहम। और यहाँ पर टोनी देखता है कि जिम में अब्राहम प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन ट्रेनिंग करते वक्त अब्राहम बेहोश हो जाता है और जब उसका MRI स्कैन होता है तो उसे पता लगता है कि उसका भी ब्रेन डैमेज हो रहा है, क्योंकि जब उसने उसकी आखिरी फाइट की होती है तो उसके पिछले अपोनेंट ने उसके सर पर वार किया होता है, जिससे कि उसके दिमाग में इंटरनल इंजरी हो गई, जो कि अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसीलिए अब अब्राहम को कम से कम 60 दिनों के लिए रेस्ट करना पड़ेगा। और अगर इस बीच उसके सर पर कोई और चोट लगी तो उसका ब्रेन भी हमेशा के लिए डेड हो सकता है और सभी उसे यही समझाते हैं। और इसी बीच जब टोनी आता है तब वो देखता है जिस फाइटर से उसकी फाइट होने वाली थी उस फाइटर से तो कोई और ही लड़ रहा है। तब वो जाता है हॉर्न के पास और वो उससे पूछता है कि आखिर ये क्या हो रहा है कि जिस फाइटर से मैं लड़ने वाला था उसे दूसरा क्यों मिल रहा है। तब यहाँ पर हॉर्न उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरे फाइट का इंतजाम किया है और वो है अब्राहम के साथ, और तुम्हारा अगला ओपोनेंट है अब्राहम। और अब इस बात को सुनने के बाद टोनी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने एक दोस्त को खो चुका है और अब वो अब्राहम को भी नहीं खोना चाहता। और वो यहाँ पर हॉर्न से कहता है कि अभी अब्राहम लड़ने के काबिल नहीं है, अभी उसके सर में चोट लगी है। लेकिन यहाँ पर हॉर्न उसे बताता है कि ये लड़ने का डिसीजन मेरा नहीं है, ये खुद उसकी का है। अब यहाँ पर भागते हुए टोनी जाता है अब्राहम के पास और उससे कहता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो, तुम अपनी जान दांव पर लगाने के लिए क्यों तुले हो। तब यहाँ पर अब्राहम कहता है कि मेरे पास सिर्फ बस यही मौका है अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि सभी को लगता है कि तुम बेस्ट हो, लेकिन सिर्फ हॉर्न को लगता है कि मैं बेस्ट हूँ। और अगर मैंने इस मैच में तुम्हें हरा दिया तो वो मुझे प्रोफेशनल लेवल पर पुश करेगा, और अंडरग्राउंड फाइट से वैसे भी कुछ नहीं होता। मैं तो अब प्रोफेशनल लेवल पर जाने वाला हूँ और इस फाइट को जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसके बाद जिंदा बचूंगा या नहीं। अब ये सब सुनकर टोनी समझ जाता है कि अब्राहम नहीं मानने वाला, पर किसी भी कीमत पर टोनी अपने एक और साथी को नहीं खोना चाहता। तब वो दोबारा आता है हॉर्न के पास और उससे कहता है कि तुम्हें इस फाइट को कैंसिल करना होगा, लेकिन हॉर्न उसकी बात को नहीं मानता और उससे कहता है कि तुम दूसरे की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें भी इस फाइट में लड़ना होगा, क्योंकि तुम्हें वैसे भी अपने पिता का कर्जा चुकाना है। तब यहाँ पर टोनी भी समझ जाता है कि उसे कैसे भी लड़ना है और वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। और वो दिन फाइनली आ जाता है जब टोनी और अब्राहम आपस में लड़ेंगे। और यहाँ पर जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है तो अब्राहम टूट पड़ता है टोनी के ऊपर, लेकिन टोनी अब्राहम के ऊपर हमला नहीं करना चाहता। वो एकदम ही डिफेंसिव मूड में होता है और वो अब्राहम को एक भी पंच नहीं मार रहा होता, लेकिन तब अब्राहम उसे एक दमदार पंच मार करके उसे नीचे गिरा देता है, पर फिर भी टोनी कुछ नहीं करता। और इसी तरीके से पहला राउंड खत्म हो जाता है और ऑडियंस यहाँ पर इस बोरिंग मैच को देखकर काफी परेशान हो रही होती है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर रिंग में क्या हो रहा है। तब यहाँ पर अब्राहम भी चिल्लाता है
और कहता है कि अगर मैं इस तरीके से मैच जीत भी गया तब भी हॉर्न मुझे प्रमोट नहीं करेगा, तुम आखिर ये क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर टोनी देखता है अपनी गर्लफ्रेंड डॉन की तरफ। तब हॉर्न पकड़ लेता है डॉन को और कहता है कि अगर तुमने इस मैच में अब्राहम को नहीं मारा तो मैं डॉन के साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हें पता है कि मेरी ताकत क्या है। तब यहाँ पर टोनी उठ करके खड़ा होता है और वो रेडी हो जाता है अब्राहम को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो अब्राहम को सर पे मारने से बच रहा होता है और उसे बॉडी शॉट मारते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि हॉर्न कितना बड़ा झूठा है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करने वाला, उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है और यहाँ पर हम दोनों में से कोई भी अगर मर भी जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अब्राहम टोनी की बात नहीं सुनता और यहाँ पर वो टोनी को बार बार मारकर नीचे गिरा देता है। तब एक वक्त के बाद टोनी यहाँ पर हमला करना बंद कर देता है और आखिर में वो खड़ा होकर कहता है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत है उतनी ताकत लगा करके मुझको मारो ताकि कि मैं नीचे गिर जाऊं और यहाँ पर बेहोश हो जाऊं और फिर तुम इस मैच को जीत जाओ। शायद फिर तुम्हें समझ में आ पाएगा कि हॉर्न तुम्हारे साथ क्या करना चाहता है। अब इन बातों को सुनने के बाद अब्राहम को बातें समझ में आती हैं और वो समझ जाता है कि हॉर्न आखिर क्या कर रहा है। तब वो यहाँ पर इस फाइट को लड़ने से मना कर देता है और रिंग से बाहर जाने लगता है। तब यहाँ पर हॉर्न भागता हुआ आता है रिंग के अंदर और अब्राहम को कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इस मैच को छोड़ करके नहीं जा सकते। तब यहाँ पर अब्राहम गुस्से में कहता है कि मैं इस मैच को छोड़कर जा रहा हूँ और साथ साथ मैं तुम्हें भी छोड़ करके जा रहा हूँ और आज के बाद मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। अब इन बातों को सुनने के बाद हॉर्न को काफी गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार पंच मारता है अब्राहम को और यहाँ पर अब्राहम के सर पर चोट लगती है और वो जा करके गिरता है रिंग से बाहर और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर टोनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो रिंग के अंदर आता है और हॉर्न से कहता है कि तुमने लाइन क्रॉस कर दी, तुम्हें उसके सर पर नहीं मारना चाहिए था और अब मैं तुम्हें अभी के अभी चैलेंज करता हूँ और अगर मैं इस फाइट को जीत गया तो तुम्हें मेरे पिता का सारा कर्जा माफ करना होगा और अगर मैं हार गया तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए फाइट करूंगा। तब यहाँ पर हॉर्न भी इसके लिए मान जाता है और अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है, लेकिन हॉर्न की सिर्फ एक ही शर्त है कि इनकी फाइट में ये दोनों ही ग्लव्स ना पहने। और यहाँ पर हॉर्न काफी लंबे समय से बॉक्सिंग करता आ रहा होता है और वो बिना ग्लव्स के भी काफी अच्छी तरीके से लड़ सकता है, लेकिन टोनी ने अभी अभी फाइट करना शुरू किया है और उसके हाथ इतने ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन अब फाइट की शुरुआत होती है और हॉर्न उसके ऊपर टूट करके पड़ता है और यहाँ पर वो टोनी का मजाक भी उड़ाता है पूरे क्राउड के सामने। लेकिन अब एक वक्त के बाद टोनी समझ जाता है कि हॉर्न से कैसे लड़ना है और यहाँ पर जब हॉर्न उसे पंच मारने जाता है तो टोनी यहाँ पर अपना सर आगे कर लेता है जिससे कि हॉर्न की उंगली टूट जाती है। तब यहाँ पर टोनी भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और एक के बाद एक पंचेस की बारिश कर देता है और वो उसके ऊपर तब तक पंचेस बरसाता है जब तक हॉर्न नीचे गिर करके बेहोश नहीं हो जाता और टोनी यहाँ पर इस फाइट को जीत जाता है और सारे लोग यहाँ पर टोनी की जीत से काफी खुश होते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सायोनारा, बाय बाय।